सॉरी फॉर डिस्कनेक्टेड, बीच में वीडियो कट गया था आपका, तो वहीं से हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? देयर इज नो ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, विदाउट किन को छोड़ के, गैगरी के जंगल को छोड़ के और बेयर हिल्स जो है उनको छोड़ के, वेयर बाय द हैस्टेक एंड रूफ हेल्विंग विंड। रूफ हेल्विंग विंड मीन्स की जो छतों को हिला देने वाली ऑब्स्टेकल गैगरी वुड्स, द वुड्स सराउंडिंग लेडी गैगरी जो हाउस एट कोल पार्क इन काउंटी ग्ले। हैस्टिक मीन्स होता है कि घास के जो ढेर है, हैस्टिक मीन्स होता है घास के ढेर, घास के ढेर होता है। रेगुलर पील ऑफ हाई पॉइंटेड ऑफ रिग्ड द हैस्टिक विंड। क्या बोला जा रहा है? वेयर बाय द हैस्टिक एंड रूफ हेल्विंग विंड, जो क्या है, द विंड इज सो वायलेंट, जो हवा है वो बहुत ही क्या है, वायलेंट है, बहुत ही तीखी है, बहुत ही तेज है, मीन्स कि सब कुछ उड़ा रही है, घास फूस जो है सबको वो उड़ा दे रही है। हवा इतनी तेज है कि छतों व घास के ढेरों को भी गिरा देती है। रूफ हेल्विंग मीन्स छतों को गिरा देना। तो क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पे? कह रहे हैं कि एक एक लाइन अच्छे से समझना, एक एक लाइन समझा रही हूँ मैं, एक एक लाइन का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उनकी बच्ची जो है वो पालने में सो रही है और स्ट्रॉम जो है बाहर जो है, रूम के बाहर जो क्या आंधी तूफान आ रहे हैं। और आंधी तूफान कहाँ से आ रहे हैं? अटलांटिक के महासागर से उठ रहे हैं, और अटलांटिक के महासागर से उठते हुए आंधी तूफान गैगरी के जंगल से होते हुए पहाड़ियों को टकरा रहे हैं, और इतनी तेज तूफान है जिनसे जो घास के ढेर या छतें वगैरह हैं वो भी गिर जा रही है नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? रूफ हेल्विंग मीन्स विंड विच रेज टू कॉटेज ऑफ द ग्राउंड। इतनी तेज है कि गाँव के जो घर हैं उनकी जो छतें हैं वो भी नीचे गिर जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बियर्ड ऑन द एटलांटिक, बियर ऑन द एटलांटिक, एटलांटिक महासागर से उठी हुई हवाएं। कहाँ से हवाएं उठ रही हैं? एटलांटिक महासागर से उठी हुई हवाएं। द विंड इज ग्रो विद द एटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? कैन बी स्टेड and for an hour I have walk and prayer because of the great gloom, because of the great gloom that is in my mind। can be stayed पूछ रहे हैं क्या ये रुकेगा? can means आता जब पूछ रहे हैं कि यार क्या ये रुकने वाला है, क्या ये रुकेगा, तो उनको अंदर से तकलीफ हो रही है, उनके जो प्रार्थना कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो इतना तेज तूफान आ रहा है क्या ये रुकने वाला है? ये क्या नहीं रुकने वाला। एंड 4.5 आवर, मैं लगभग कोई एंड हावर 1 घंटे से वॉक एंड प्रेयर, वो घूम रहे हैं रूम में और भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम मीन्स डीप डिसअपॉइंटेंसी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सिविलाइजेशन दैट इज वर्जिन ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो आने वाले सिविलाइजेशन, आने वाली जो सभ्यता है वो किस तरीके से नष्ट होती जा रही है, उसके अंदर मानवता जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो वायलेंट होती जा रही है, वो हार्श होती जा रही है। आप देख रहे हो कि आज के समाज के अंदर गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है, उनके साथ कितनी निर्दयता होती जा रही है। तो उन चीज़ों का तूफान जो उनके मन में चल रहा है, एक तूफान तो बाहर चल रहा है और एक तूफान जो है वो उनके मन के अंदर चल रहा है। इन हिज डेट इज इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे दिमाग के अंदर घूम रहा है, तो वो कैन बी स्टेड, क्या वो रुक सकता है? भगवान से वो 1 घंटे से घूमते हुए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ उनके जो हृदय, उनका जो दिल है वो क्या हो चुका है? बिल्कुल ही मतलब एकदम से डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आई? ये वाला स्टेंजा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। आगे क्या है? I have walked and prayer for this young child and hour। बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ, लगभग घंटे भर से मैं घूम रहा हूँ और अपनी बेटी के लिए for mind and for mind। तो क्या है? द ग्रेट प्रॉब्लम्स इन द पोएट्स माइंड इज हाउ टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट चाइल्ड। द प्रॉब्लम क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो अपनी इस छोटी सी बच्ची को, इस इनोसेंट बच्ची को इन सब चीज़ों से कैसे बचाएं, इन सब चीज़ों से वो
कैसे दूर रखें? एनी बटलर यिट्स फ्रॉम द वार्थ कमिंग टाइड, जो मुसीबतें और जो तीव्र बुराइयों का सामना वो कैसे कर पाएगी, वो ये चीज़ों को सोच रहे हैं और वो उनके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही है। फिर वो बोल रहे हैं आई हैव वॉक एंड प्रेयर, मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ और अपनी यंग चाइल्ड के लिए मैं प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। एंड हियर द सी विंड स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज, तेज आवाज। तो क्या कह रहे हैं? लाउड नॉइस, द यूज ऑफ द वर्ड इज डिलिबरेट, इज कैरीज विद द सजेशन ऑफ हेस्टरिंग, चिल्लाहट, चिल्लाने जैसी, समुद्र से जो लहरें आ रही, हियर मीन्स सुनना और सुनाई देता है, समुद्र से उठती हुई हवाएं कैसी आ रही हैं? चिल्लाती हुई, शोर करती हुई आ रही है। अपॉन द टावर, टावर मीन्स जिस किले में वो रह रहे थे उसके ऊपर से वो हवाएं इस तरीके से शोर करती हुई और चिल्लाती हुई वहाँ से गुजर रही है। एंड अंडर द आर्सेज ऑफ द ब्रीज, टावर जो उनका रेजिडेंस हो गया, निवास स्थान हो गया, तो एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द अल्स अबोव द फोल्डेड स्ट्रीम, अल्स अबोव द फोल्डेड स्ट्रीम, द इमेज अवोक्स द मेमोरी ऑफ द ग्रेट फ्लड मेंशन इन द बाइबल, जो एक तरीके से तेज हवाएं जो आती हैं, तेज एक मतलब स्ट्रीम मीन्स झरना होता है, तो फ्लडेड मीन्स जो बाढ़ जैसा दृश्य हो जाता है, वेग से तेजी से आते हुए जो बाढ़ आती है, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इन चीज़ों से वो क्या हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही है और वो लगभग 1 घंटे से कभी अपने कमरे में इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। वह जो तूफान, जो थूर वेलिला नाम के टावर स्थित जो अपने घर में जहाँ पे वो रह रहे थे, टावर में जहाँ पे वो रह रहे थे, उसके बाहर जो आ रहा है, उन चीज़ों से वो घबरा रहे हैं। तो एंड अंडर द आर्चेज ऑफ द ब्रिज, और ब्रिज के नीचे से जो जल के जो वेग है, ब्रिज जो है मतलब समुद्र या नदी के ऊपर जो ब्रिज बने हुए होते हैं, तो नदी के अंदर जब तूफान आता है, नदी के अंदर जब बाढ़ आती है, तो जो बहुत तेज़ी से पानी बहता है, तो क्या है? अंडर द आर्चेज ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से जो नदी बह रही है बहुत तेज़ी से, स्क्रीम मीन्स उसकी जो आवाज़ आ रही है, इन द एल्स अबोव द फोल्डेड स्ट्रीम, और इस तरीके से बाढ़ युग, बाढ़ जैसा वहाँ पे फील हो रहा है। तो क्या हो रहा है? उन सब चीज़ों से एल्म्स मीन्स है, एल्म्स के जो वृक्ष होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एल्म के वृक्ष, पेड़ जो होते हैं, वो क्या हो गए हैं? वो उसमें डूबने लग गए हैं। अबोदा, उसके ऊपर से जब बाढ़ बह रही है तो क्या हो रही है? उनको क्या सुनाई दे रहा है? वहाँ पे चिल्लाहट, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही है। इमेजिनिंग इन एक्साइटी रिवाइव्ड, तो उस तूफान की कल्पना वो मन में उत्पन्न कर रहे हैं और भय उत्पन्न हो रहा है। उनको क्या हो रहा है? उनको डर जैसा उत्पन्न हो रहा है। एक्साइटेड रिवाइव मीन्स होता है, आप इसके ले सकते हो जैसे कि हम खुली आंखों से कोई सपना देख रहे हैं, ठीक है, दिवा सोपन, ठीक है, दैट द फ्यूचर ईयर हैड कम, ये बोल रहे ये जो फ्यूचर है, ये जो आने वाला फ्यूचर है, सामने जो समय जो आने वाला है, वो क्या है? वो उनको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सामने वाला फ्यूचर जो है वो आने वाला भावी वर्ष, जो भावी जो टाइम आने वाला है, वो उनको लग रहा है कि वो आ ही गया है। डांसिंग टू ए फ्रिंज डम, और वो उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक कोई नगाड़ों की आवाज़ें, कोई ढोलक और बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, जैसे कोई युद्ध की शुरुआत हो रही है, तो इस तरीके से उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। आउट ऑफ मर्डरनियस इनोसेंस ऑफ द सी, मर्डरनियस मीन्स कि जो सब कुछ को, सब किसी को मार डालेगा, सब कुछ खत्म कर देगा, इस तरीके की जो फ्रेंज्ड मीन्स होता है जंगल या डांसिंग ड्रम, जंगल की जो हवा जो आ रही है, जो जंगलों से जो आवाज़ आ रही है, जंगलों से जो आवाज़ें आ रही हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कोई बड़े बड़े ड्रम बज रहे हैं, ठीक है, ड्रम की आवाज़ आ रही है, नगाड़ों की जैसे आवाज़ आ रही है, तो उनको ऐसी फीलिंग हो रही है। तो द बिल्ड अप द क्रेसेंट ऑफ द स्ट्रोम, द बिल्ड ऑफ द क्रेसेंट, डांसिंग मीन्स नाचते हुए, हिलते हुए, पेड़ हिल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाच रहा है और ड्रम वहाँ पे बज रहे हैं। तो मर्डरियस इनोसेंट, innocence which can destroy others, which can be devastating,
ओके। तो समुद्र के द्वारा किया गया नाश जो किसी प्रकार की कपटता से रहित होता है, इनोसेंस। पहले तो यहाँ पे मॉडर्नियस और दो अलग अलग वर्ड लिखाए हैं। मैंने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच एक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब दो वर्ड विपरीत आते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं और उनका अर्थ एक दूसरे से मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो आपको यहाँ पे इसमें लिखना है, ठीक है। मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आउट ऑफ द मर्डरियस इनोसेंस। मर्डरियस इनोसेंस मीन्स कि मर्डर भी कर रहे हैं, मार भी रहा है, लेकिन वो इनोसेंस है, फिर भी वो क्या है, इनोसेंस है। मीन्स उसको हम हत्यारा नहीं बोल सकते समुद्र को, क्योंकि समुद्र तो अपना काम कर रहा है, समुद्र किसी को जानबूझ के नहीं मार रहा है, समुद्र तो अपने वेग से बहेगा। उसके बीच में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें नष्ट हो रही हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो तो एक प्रकृति का नियम है, वो अपने प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग उसमें तूफान भी आएंगे, सब कुछ चीज़ें आएंगी, तो इसलिए इनोसेंस वर्ड उसके साथ में लिया गया। ऑफ द सी इनोसेंस मर्डरियस मीन्स कि समुद्र जो है नाश तो कर रहा है, लेकिन बिना किसी कपट या बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी अंदर से उनके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समुद्र जो विनाशकारी लहरों का जो उद्देश्य है वो जानबूझकर सबका नाश करना नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो जो नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे हम पढ़ रहे हैं, मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नोट। अब वो अपनी बच्ची के लिए बोल रहे हैं कि मे हो सकता है कि मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी येट नोट, हो सकता है। हेयर द पोएट से प्रेयर फॉर हर स्वीट चाइल्ड ब्यूटी विच डज नॉट डिस्ट्रॉय वंस, जो उसको जो सुंदरता है वो दूसरों का विनाश ना करे। उनका कहना है कि गारंटेड ब्यूटी येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्चार्ज और हर बिफोर ए लुकिंग ग्लास, for such being made beautiful overmuch, consider beauty a sufficient and lose natural kindness, and maybe the heart reveling in intimacy that choose right and never find a friend. तो here the poet again worried about his sweet child। तो पहला आपका 10 लाइन जो मैंने ये आपके शुरू में जो है ये आपको समझ में आ गई होंगी। 8 लाइन ये है एंड 8 लाइन ये है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ना। अब मैं ये पढ़ रही हूँ, मे सी बी, तो यट्स पे ए साइलेंस फॉर हिज इन्फेंट चाइल्ड ए लाइफ ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे जो कवि जो है कामना करते हैं, कवि जो है वो प्रेयर कर रहे हैं, वो मे मीन्स होता है कामना करना, हो सकता है वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी बेटी सुंदर हो। मे सी बी ब्यूटी येट नॉट, हो सकता है वो ज़्यादा बहुत सुंदर हो, या फिर हो सकता है कि वो सुंदर ना हो, दोनों तरीके की हो सकती है। लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका जो सुंदरता है वो ऐसी हो कि वो निर्दयी हो और वो घमंडी हो। वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो बहुत सुंदर होगी, उनकी बेटी बड़ी होके बहुत सुंदर होगी, लेकिन ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्चार्ज, वो बोल रहे हैं कि मुझे उसकी ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए कि वो किसी अजनबी को या किसी को ऐसी लगे कि सी इज वेरी प्राउडी, सी इज वेरी मतलब हम बोल सकते हैं लाइक घमंडी या प्राउडी, ठीक है। तो बट ही डज नॉट वॉन्ट दिस ब्यूटी शुड मेक हिज डॉटर प्राउड एंड क्रूअल, वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी की सुंदरता उसको क्या बना दे, प्राउड बना दे और घमंडी बना दे, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सुंदर औरत या लड़की होती है, तो उसको अपने आप के ऊपर क्या होता है, उसको अपने आप के ऊपर घमंड होता है और वो अपने आप को सब कुछ समझने लगती है। वो ये भूल जाती है कि ये जो उसकी जो ब्यूटी है वो कुछ टाइम के लिए होती है, वो हमेशा दैट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट जो है वो आपकी मन की सुंदरता, आपके मन जो सुंदर होगा वही आपका परमानेंट ब्यूटी है, ठीक है। ऑन हर बिफोर ए लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पोएट, कहना चाह रहे हैं कि जब वो अपने आप को
और हर बिफोर ए लुकिंग ग्लास, और जब वो अपने आप को किसी मिरर में देखे या किसी शीशे में अगर वो अपने आप को देखती है तो उसको ऐसा फील ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, हो सकता है कि वो उसको बहुत ही सुंदर हो और वो बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर हो। ठीक है। कंसिडर ब्यूटी ए सफिशियंट एंड, कंसिडर ब्यूटी ए सफिशियंट एंड, बोल रहे हैं कि जो बाहरी सुंदरता होती है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, वो हमेशा नहीं रहती है, तो वो एक दिन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवलिंग इंटीमेंसी, तो बोल रहे हैं कि अपनी वो नेचुरल काइंडनेस जो उसकी आंतरिक सुंदरता है कि उसको वो हो सकता है कि वो उसको इस वजह से खो दे, लेकिन हार्ट रिवलिंग इंटीमेंसी मीन्स होता है सिंसियर और लव, मीन्स द हार्ट रिवलिंग इंटीमेंसी, वो चाहते हैं कि उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है वो कैसा हो, एकदम सच्चा हो और वो सच्चा प्यार करने वाली हो। डेट चूज राइट, वो सही चीज़ों को चूज करे। एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड, और नेवर फाइंड ए फ्रेंड मीन्स नेवर फाइंड ए गुड हस्बैंड, उसे कभी भी अच्छा पति नहीं पा सके। मीन्स जो ज़्यादा घमंड होता है, ज़्यादा जो ऐसा होता है, तो उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा सुंदर जो औरतें होती हैं वो मुख्य रूप से क्या ये सब चीज़ें भूल जाती हैं, और जैसे कि उसको ज़्यादा जो अगर वो ब्यूटीफुल है, कोई भी फीमेल या लड़की अगर वो ब्यूटीफुल है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको दयाशील होना चाहिए, उसको घमंड नहीं होना चाहिए, उसको मतलब एक इनोसेंट उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ज़्यादा सुंदर फीमेल या गर्ल होती है तो अपने आप को जब मिरर में देखती है तो उसको घमंड आ जाता है, और घमंड आता है तो वो अपने सच्चे प्यार को भी ठुकरा देती है और उपयुक्त वर पाने में असफल हो जाती है। इसलिए येट्स चाहते हैं कि उसकी बेटी की सुंदरता अपनी घमंड ना हो, उनकी बेटी की सुंदरता पे उसको अपनी सुंदरता पे घमंड ना हो। येट्स इस तरीके से कई औरतों का उदाहरण देते हैं और अपने सौंदर्य पे घमंड न करने का दुख, मतलब जिन औरतों ने अपने ब्यूटी के ऊपर घमंड किया उन लोगों का वो एग्जाम्पल देते हैं, और उन लोगों ने किस तरीके से दुख भोगा वो भी बताते हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं कि हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ, हेलन जो एक ट्रॉय की हेलन कोई है, उसका नाम है, कोई फीमेल है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। हेलन बीगन चूजन फाउंड लाइफ फॉल्ट एंड डल, हेलन जो थी वो अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत घमंड था, उसको बहुत अपनी सुंदरता के ऊपर इतना घमंड था जिससे उसने क्या किया, अपनी लाइफ को नीरस बना लिया, अपनी लाइफ को बिल्कुल डल बना लिया, और अपनी लाइफ को बिल्कुल कैसा बना लिया यहाँ पे कि शी फाउंड हर लाइफ डल, अपने जीवन को बिल्कुल ही उन्होंने नीरस बना लिया। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फॉर्म ए फूल, और बाद में उसको क्या होता है, और बाद में एक मूर्ख प्रेमी से और एक मूर्ख आदमी से वो क्या कर लेती है, शादी कर लेती है, जिसके कारण उसको काफ़ी क्या होता है, कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ उसमें बताई गई है। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, और जब वो while that great queen that rose out of the spray being fatherless could have her way, वो जो हेलन थी, वो जो राजकुमारी थी, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। फादरलेस मीन्स कि पिता का ना होना, पिता के ना होने की वजह से वो क्या होती है कि बहुत ही घमंडी होती है और मनमोजी टाइप की होती है। तो इस तरह की होने की वजह से उसको क्या होता है, अपने लाइफ में दुख भोगना पड़ता है। येट चूज ए बेंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन, और उस वजह से उसने अपने आप को एक लंगड़े लुहार को, बेंडी लेग्ड मीन्स होता है लंगड़ा, स्मिथ फॉर एन, वो एक लंगड़े लुहार से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। तो इसका मतलब कहा जा रहा है इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन एट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो महान सुंदर स्त्रियां जो है वो अपने भोजन के साथ साथ घमंड को भी सलाद की तरह खाती है। कि सर्टेन द फाइन वुमेन एट, वो जैसे कोई घमंड उनको साथ में ही चलता हो, कोई खाने की चीज़ हो, लाइक वो उनको इस तरीके से साथ साथ में ही खाती है। ठीक है। ए क्रेजी सलाद विद देयर मीट, जैसे कि उनका भोजन है उसके साथ में वो कोई उनको सलाद को खा रही है। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ पेलेंटी इज अनडन,
तो इस तरीके से मतलब कवि जो बोलना चाह रहे हैं कि खाती है जो उन्हें बावला बना देता है। ठीक है, यहाँ पे बावला बना देना। तो इस तरीके से घमंड से क्या होता है कि उनका जो वो जो पागल हो जाती है, तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी क्या हो जाती है, उस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। तो हेयर द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द वुमेन्स की एंड प्राउडी वुमेन्स, जो प्राउडी होती है। तो कविता के अंदर ये अपने इमेज के साथ प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग औरतों का यहाँ पे एग्जाम्पल देता है। जैसे कि उसने सबसे पहले यहाँ पे हेलन की इमेज को बताया है कि वो वीनस को इमेज को जन्म देती है। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके की औरतों का व्यवहार इसमें बताया है। तो ठीक है, तो जो कवि है, जो कवि पिता है, जो फादर है, वो ये नहीं चाहता है कि उनकी बेटी इन लोगों की तरह हो और इन लोगों की तरह उसकी इमेज बने और इन्हीं लोगों की इन फीमेल्स की तरह उसका भी जीवन जो है वो खराब हो जाए। तो इस प्रकार से इमेजों का अलग अलग इमेज उसने दिखाई है। इस इमेज के द्वारा उसने ये बताना चाहा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी इस तरीके से हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हम इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तब हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। तो Yeats prayer to solid of his infant child is a life of beauty. He prayer that his daughter should be gifted with beauty. वो मानते, वो प्रेयर करते हैं कि उसकी बेटी सुंदर तो हो, इतनी सुंदर हो, लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसकी बेटी के अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए, जो घमंड उनके जीवन को नष्ट कर देता है। तो बट ही डज नॉट वांट दिस ब्यूटी शुड मेक हिज प्राउड, हिज डॉटर प्राउड एंड क्रूअल। जनरली हम देखते हैं कि जब अनएक्सपेक्टली ब्यूटीफुल कोई फीमेल होती है तो बिगन टू ग्रीडी ब्यूटी, तो उसको जब ज़्यादा सुंदरता होती है तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके से लालची हो जाती है और वो अपने आप को ही सब कुछ बहुत कुछ समझने लग जाती है। तो इस तरीके से ये जो पोएम में हमने यहाँ तक पढ़ी है, इसमें ये चीज़ ब्यूटी को दिखाया गया है कि ब्यूटी किस तरीके से, ब्यूटीफुल होना भी एक तरीके से अभिश्राप माना जाता है, क्योंकि इंसान अपने आप को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझना शुरू कर देता है। तो ठीक है, तो पोएट यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनके जैसी हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे एंड 3 क्लास के अंदर अपन इसको पोएम को पूरी को पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, एंड थैंक यू।